हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आप लोगों को आज मैं कक्षा 9वीं विषय भूगोल पाठ 6 समुद्री जल के गुणधर्म के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं तापमान बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर यानी कि तापमान यानी क्या होता है। तो यहाँ तापमान ये समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुणधर्म है। समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान सभी और समान नहीं होता है। अक्षांश रेखा की दृष्टि से सोचे तो समुद्र जल की पृष्ठीय तापमान विषुवत रेखा की ओर से ध्रुव की ओर कम कम होता जाता है। विषुवत रेखा प्रदेश में तापमान 25 सेल्सियस से मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में से 16 से तो ध्रुवीय प्रदेशों में 2 सेल्सियस तक रहता है। इसके अलावा समुद्री जल का पृष्ठीय तापमान चक्रवात, वर्षा, समुद्री लहरें, प्रवाह, क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण, प्रवाह, ऋतु आदि का भी परिणाम दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोगों को तापमान के बारे में बताया गया है कि तापमान क्या होता है। तो समुद्री जल का जो महत्वपूर्ण गुणधर्म वो तापमान होता है, और समुद्री जल का जो पृष्ठीय तापमान है सभी और समान नहीं होता है, कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम होता है। और यहाँ पे अक्षांश रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र जल का जो पृष्ठीय तापमान है वो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम होता चला जाता है। और विषुवत रेखा प्रदेश में तापमान 25 सेल्सियस से मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में 16 सेल्सियस से ध्रुवीय प्रदेशों में 2 सेल्सियस तक होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विषुवत रेखा से बढ़ता हुआ है और अक्षांश रेखा से थोड़ा कम, और उसके बाद में ध्रुवीय सबसे ज्यादा घटता हुआ ये अक्षांश रेखा में तापमान दिखाई देता है। इसके अलावा समुद्र जल का तापमान, चक्रवाती वर्षा, उसके बाद में समुद्री लहरें, प्रवाह, क्षारता, प्रदूषण, अभिसरण और प्रवाह और वर्षा ऋतु, प्रवाह ऋतु आदि का भी परिणाम दिखाई देता है। तो इस प्रकार यहाँ पे तापमान ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद में आ रहा भूविष्ठित। तो भूविष्ठित समुद्र और खुले समुद्री जल के तापमान में विविधता दिखाई देती है। भूविष्ठित समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्री जल का तापमान खुले समुद्र जल की तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। तो यहाँ पर भूविष्ठित समुद्र के बारे में बताया गया है कि जो भूविष्ठित समुद्री खुली समुद्री जल का जो तापमान होता है उसमें विविधता दिखाई देती है। भूविष्ठित समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्र जल का तापमान खुले समुद्र जल की तापमान की अपेक्षा अधिक होता है। जो खुले हुए जो समुद्र जल होता है उसमें हवा का प्रभाव पड़ते रहता है, हवाएं और सूरज के तापमान उष्णता के कारण वो भाप वगैरह बनते जाता है, इसलिए उसमें क्षारता कम पाई जाती है। लेकिन जो अंदर वाला समुद्र के अंदर जो तापमान पाया जाता है वो क्षारता ज़्यादा बनाते रहता है। उसके बाद में आता है आपका क्षारता। तो क्षारता आपको पता है, क्षारता का मतलब जो नमक होता है, तो नमक क्षारों के माध्यम से समुद्री जल के क्षार इकट्ठा करते रहते हैं। क्षारता के कारण समुद्री जल की उपलब्धता यानी तैराव बढ़ाती है। उसका लाभ जल यातायात के लिए उपयुक्त होता है। यही यदि समुद्र जल की क्षारता निश्चित मात्रा से अधिक होती है तो उस जल से जो सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि समुद्र जल का जो क्षारता है, तो समुद्र जल की क्षारता जो समुद्र जल के क्षार वो इकट्ठा करते रहते हैं, और समुद्र जल की क्षारता जो उपलब्धता जो तैराव जो बढ़ाती है, वो यातायात की जो जल यातायात होता है उसके लिए भी वो फायदेमंद होती है। समुद्र में अगर क्षारता नहीं पाई जाएंगी तो समुद्र का पानी हल्का हो जाता है, उससे कोई भी लोह तत्व चीज़ें डूब सकती है। तो यातायात के साधन के लिए उसमें तैराव होना जरूरी है, यानी क्षारता की मात्रा अधिक होना चाहिए। और ज़्यादा क्षारता अगर पाई जाती है तो जो सृष्टि वो खत्म हो जाती है। तो जहाँ पर नमक क्षारता ज़्यादा पाई वहाँ पे जो सृष्टि कम पाई जाती है। तो आपको पता है कि जो नमक होता है वो खानों का बादशाह होता है। तो यहाँ पर समुद्र के गुणधर्मों के जलकणों के आधार पर क्षारता पाई जाती है। अगर क्षारता समुद्र अगर खारापन यानी नमक बनाना बंद करे तो हमें मसाले नमक वगैरह भी नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि नमक खानों का बादशाह होता है। तो यहाँ पे क्षारता के बारे में बताया गया, जितनी क्षारता ज़्यादा रहेगी उसकी उपलब्धता यानी तैराव ज़्यादा रहेगा, तो यातायात साधन को फायदा होगा। और ज़्यादा क्षारता होने से जीव सृष्टि भी नष्ट हो जाती है। तो समुद्री क्षारता कैसी मापी जाती है? समुद्री जल को 1000 वजन वाले हिस्से के जल में सभी क्षार मिलाकर जितने भार का अनुपात होता है उसे समुद्री जल की क्षारता कहा जाता है। जैसे समुद्री जल के 1000 ग्राम यानी 1 किलो 1000 ग्राम 1 किलो जल में घुली हुई क्षारता की मात्रा 40 ग्राम होगी। जल में घुली हुई क्षारता की मात्रा 40 ग्राम होगी। तो जल की क्षारता प्रति हजार यानी प्रति हजार 40% ऐसा कहा जाएगा, प्रति हजार 40% ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि सागरीय जल का तापमान अलग अलग अशांत भागों में उसी प्रकार अलग वस्तुओं में गहराई के अनुपात जिस प्रकार परिवर्तित होता है, ये आकृति 6.1 में भी आप देख सकते हैं। गहराई और समुद्री जल का तापमान क्या बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय समुद्री जल का अधिकतम तापमान
कितना है ये तापमान, 500 मीटर गहराई पर कितना होगा, यहाँ प्रश्न दिया गया है। तो आप लोग ये जो है वो आकृति PDF फाइल वगैरह बुक्स वगैरह में देख सकते हैं कि मध्य अशांत रेखा समुद्र प्रदेशों में समुद्र जल का तापमान समुद्र सतह के पास कितना होगा। ये तापमान 1500 की मीटर गहराई में कितना दिखाई दे रहा है। उच्च अक्षोत्तर प्रदेश का तापमान आलेख क्या दर्शाता है, गहराई के अनुसार उसका तापमान 500, 1000, 1500 से भी मीटर तक कितना है, कितनी गहराई के बाद समुद्र जल का तापमान सभी और समान होता है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न के आपको सवाल ढूंढना है, जवाब ढूंढना है। अब यहाँ समुद्र जल से अधिकांश सूर्य की किरणें परिवर्तित होती रहती है, परंतु कुछ मात्रा में सूर्य की किरणें समुद्री जल तल तक पहुंच जाती है और परिणामतः बढ़ती गहराई के अनुसार सूर्य की उष्णता की तीव्रता कम होती जाती है, जिससे समुद्र के जल में 2000 मीटर गहराई के बाद कमी हो जाती है और 2000 मीटर गहराई के बाद समुद्री जल का तापमान सर्वत्र एक समान दिखाई देता है। ध्रुवीय प्रदेशों से विषुवत रेखा प्रदेश तक सर्वत्र 4 सेल्सियस से तक रहता है और गहराई अनुसार समुद्री जल का जो तापमान साधारणतः 4 सेल्सियस से तक कम होने पर उसी कारण अधिक गहराई वाला समुद्री जल कभी भी जम नहीं जाता है। विषुवत रेखा के पास समुद्र जल के तापमान में गहराई के अनुसार अधिक परिवर्तन आता है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान में कम अंतर दिखाई देता है। भूस्थिति के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, समुद्र के खुले समुद्र जल के तापमान में विविधता दिखाई देती है। भूस्थित समुद्र की क्षारता अधिक होने के कारण उस समुद्र जल का तापमान खुले समुद्र जल के अपेक्षा अधिक होता है। अब क्षारता आपने देख ली है। उसके बाद में आपको बताया गया कि नमक युक्त जल समान मात्रा में तीनों बर्तन में डालिए। पानी भरने के बाद बर्तन आधे खाली रहेंगे। ध्यान में रखना होगा आपको कि जल का स्वाद सभी ले। तीनों बर्तनों में से एक बर्तन सूर्य प्रकाश में रखें। अगर जल विविधता और जाली वाला ढक्कन रखिए। तो यहाँ पे आपको आकृति के माध्यम से बताया जाएगा कि बर्तन वगैरह रखना है, उसमें जाली वाला ढक्कन रखना है। किसी में नमक डालना है पानी में, किसी में नहीं डालना है। तो उसमें से पानी किसका घनत्व कम पाया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है कि एक बर्तन में प्रतिदिन आधा गिलास मीठा जल डालते रहिए तो उससे क्या अंतर पाया जाता है वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो वाष्पीभवन और अधिक और मीठे जल की कम आपूर्ति वाले भागों में समुद्र जल की क्षारता अधिक रहती है। जल के वाष्पीभवन की क्रियाएं कम और मीठे जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में रहने वाले समुद्र जल के भागों में क्षार कम पाया जाता है। जल का वाष्पीभवन कम और मीठे जल की आपूर्ति भी कम ऐसे भाग में जब समुद्र जल की क्षारता में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है। पृथ्वी के सभी सागरों में से क्षार इकट्ठा किए तो उसका वजन लगभग 10 लाख टन हो सकेगा। उसे यदि पृथ्वी पर फैलाया जाए तो उसकी लगभग 150 मीटर मोटी परत निर्मित हो जाएंगी, अर्थात साधारणतः 40 मंजिल ऊंची इमारत जितनी समुद्र में इतनी क्षारता होती है। तो समुद्री जल को क्षारता मापने के लिए हाइड्रोमीटर और रिफ्रैक्टरोमीटर और सेलिनोमीटर आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब मानचित्र का निरीक्षण के बारे में बताया गया है कि निम्न प्रश्न उत्तर लिखिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास क्षारता कितनी होती है? सबसे कम क्षारता कौन से प्रदेश में, कौन से महासागर में? 37% 37% से अधिक क्षारता दिखाई देती है। विश्व के स्तर पर क्षारता में अंतर पड़ने का क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो आपको समुद्र जल की क्षारता के बारे में एक मानचित्र दिया जाएगा वर्ल्ड का, तो उसके हिसाब से आपको समझना है। अब यहाँ पे भौगोलिक स्पष्टीकरण दिया गया है कि पृथ्वी के तापमान वितरण की असमानता, मीठे जल की आपूर्ति और उसकी असमानता आदि बातें समुद्र जल की क्षारता को प्रभावित करती है। उष्ण कटिबंध में तापमान अधिक होता है, वहाँ वाष्पीभवन की गति अधिक होती है, इसलिए समुद्र जल की क्षारता अधिक होती है। विषुवत रेखा साधारणतः 5 सेल्सियस उत्तर से 5 सेल्सियस दक्षिण अक्षांश रेखा के बीच शांत पेटी में आकाश में अधिक समय तक घने बादल छाए होते हैं। प्रतिदिन आरोही प्रकार की वर्षा होती है। उष्ण कटिबंध के कांगो और अमेजोन जैसी बड़ी नदियां महासागर मिल जाती है। इस कारण मीठे जल की आपूर्ति अधिक होती है। तो अधिक तापमान से वाष्पीभवन की गति अधिक होती है। अधिक तापमान के वाष्पीभवन की गति अधिक होने के कारण परिणामतः इन प्रदेशों में क्षारता की मात्रा साधारणतः होता है। इस मध्य अक्षांश रेखा पट्टियों में 25 सेल्सियस से 35 सेल्सियस उत्तर और दक्षिण वर्षा कम होती है और नदियों से आने वाले मीठे जल की आपूर्ति भी कम होती है। इस पट्टे में
मरुस्थलीय प्रदेश आता है, इसलिए यहाँ का समुद्री जल में क्षारता अधिक दिखाई देती है। समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ने के कारण तापमान कम हो जाता है। वैसी बर्फ पिघलने से मीठे जल की आपूर्ति अधिक होती है। ध्रुवीय प्रदेशों की ओर तापमान बहुत कम होता है। ध्रुवीय प्रदेशों में वाष्पीभवन की गति कम होती है, इस कारण समुद्र जल की क्षारता कम होती है। भूस्थित समुद्र की क्षारता अधिक होती है, तो खुले समुद्र की क्षारता उसकी तुलना में कम दिखाई देती है। वैसे ही बड़ी नदियों में की ओर होने वाले जल की आपूर्ति का अभाव होता है, इसलिए भूस्थित समुद्र तथा खुला समुद्र इन दोनों की क्षारता में भिन्न दिखाई देता है। जैसे भूमध्य सागर की औसतम क्षारता लगभग 39% है, तो दूसरे 39% सेल्सियस है, तो दूसरे महासागर में क्षारता का प्रमाण अधिक होने वाला अटलांटिक महासागर की औसतन क्षारता 35 सेल्सियस तक होती है। तो मूर्त समुद्र के बारे में बताया गया कि समुद्र का नाम ही वहाँ की स्थितियों की कल्पना दे सकते हैं। इजराइल और जॉर्डन इन देशों की सीमाओं के नजदीक समुद्र जल की क्षारता 332 सेल्सियस, इतनी सामान्यता महासागर जल की क्षारता 35% सेल्सियस रहती है। जॉर्डन नदी एक ही बड़ी नदी है जो इस समुद्र में जा मिलती है। कम वर्षा, मीठे जल की कम आपूर्ति और बड़े पैमाने पर होने वाला वाष्पीभवन, इन कारणों से समुद्र जल की क्षारता अधिक है। कुछ एक कोशीय जीवों के अलावा यहाँ पर जीव सृष्टि नहीं है। जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियों से आने वाली मछलियां क्षारता के कारण क्षारों का निक्षेपण होकर इस समुद्र में क्षार स्तंभ बन गए। इनके अलावा यहाँ बताया गया कि जॉर्डन नदी से और अन्य तो आप लोगों को यहाँ बताया गया है कि जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियों से आने वाली मछलियां यहाँ आने के बाद तुरंत ही मर जाती है और अधिक क्षारता के कारण क्षारों का निक्षेपण होकर इस समुद्र में क्षार स्तंभ बन गए हैं। उसके अलावा कुछ सागर जल के पृष्ठ भागों पर आ गए। अधिक क्षारता की वजह से यहाँ पर जल की घनता अधिक पाई जाती है, अतः इस समुद्र में डूबने की चिंता नहीं है। इस जल में उतरने के बाद सहजता से तैर सकते या डूब नहीं सकते। मृत समुद्र की और विशेषता यहाँ की भूभाग औसत समुद्र से सतह से कम ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे कम ऊंचाई वाला ये भूभाग है। कुछ भागों में ऊंचाई 400 मीटर है। तो यहाँ पे आप लोगों को जॉर्डन के बारे में, जॉर्डन की नदी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ इजराइल और जॉर्डन इन दो देशों की सीमाओं में जो नदी समुद्र है जहाँ पे क्षारता अधिक पाई जाती है, इनकी क्षारता 332 सेल्सियस प्रतिशत सेल्सियस अधिक क्षारता पाई जाती है। इनमें जो नदी है जॉर्डन नदी, जो पानी बहकर आता है तो बारिश वगैरह कम पाया जाता है। नदी मीठा पानी आता है उसमें मिल जाता है, लेकिन वो मीठा पानी कुछ नहीं करता, वो खारे में तब्दील हो जाता है। वो जॉर्डन नदी जो मछलियाँ वगैरह आती है बहकर आती है, वो क्षारता वाली इस समुद्र में जाती है तो मारी जाती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्षारता होने के हिसाब से ये मूर्त समुद्र कहलाता है। घनत्व, समुद्र जल के तापमान और क्षारता से दो गुणधर्म समुद्र जल के घनत्व को नियंत्रित करते हैं। अर्थात तापमान कम हुआ तो जल का घनत्व बढ़ता है, ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है। वैसी अधिक क्षारता होने के कारण जल का घनत्व भी अधिक होता है। क्षारता की अपेक्षा तापमान ये गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है, इसलिए कुछ समय तक क्षारता होने के कारण जल की परतों का तापमान कम होने से भी वो उस जल की घनत्व अन्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। इसके विपरीत अधिक तापमान एवं कम क्षारता होने वाले समुद्र जल का घनत्व कम रह सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया कि जिस समुद्र में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो समुद्र के जो तापमान और क्षारता, ये दो गुणधर्म है समुद्र में, जो क्षारता और तापमान, ये जो दो गुणधर्म के अनुसार ही जल को कंट्रोल किया जाता है। उसके घनत्व जो ठोस रूप है उसको इसमें कंट्रोल यानी नियंत्रण रखते हैं। अर्थात तापमान कम हुआ तो जल का घनत्व बढ़ता है और ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है। वैसे ही क्षारता होने के कारण जल का घनत्व भी अधिक होता है। क्षारता, अधिक तापमान, ये गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है। तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है कि तीनों आलेखों के निरीक्षण करने से ध्यान में आता है कि विशेष गहराई के बाद तीनों घटकों में गहराई के अनुसार कुछ फर्क नहीं होता है। समुद्र पृष्ठ से साधारणतः 500 मीटर तक इसमें अंतर दिखाई देता है। आलेख के चक्रों के उतार इस भाग में तीनों घटकों के लिए कम ज्यादा होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन 1000 मीटर के बाद भी तीनों घटकों के परिमाण में बदलाव नहीं आता है। और साधारणतः 500 मीटर की गहराई तक समुद्र जल को पृष्ठ समुद्री जल कहते हैं। इस जल पर पवन, सूर्य प्रकाश, इनका समुद्री
परिणाम दिखाई देता है। पृष्ठीय जल की हलचलें समुद्री प्रवाह के स्वरूप में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने घनत्व के बारे में देखा कि समुद्री जल के तापमान और क्षारता के जो दो गुणधर्म के अनुसार के घनत्व तय किया जाता है कि ज़्यादा अगर क्षारता ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा पाया जाता है, क्षारता कम है। जहाँ पर ठंडक वगैरह ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ मतलब बर्फ वगैरह वगैरह होता है तो उसमें घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे तापमान कम होने से उस जल का घनत्व अन्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। इसके भी तापमान एवं क्षारता होने के वाले समुद्र जल का घनत्व भी ज़्यादा होता है। इस प्रकार यहाँ आप लोगों ने समुद्र जल के गुणधर्म के बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।